नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर बयान दिया है। जेपी नड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी से इस चुनाव में कोई संबंध नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में हर एक पार्टी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। चिराग पासवान ज्यादा सीटें मांग रहे थे और हम चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी और एलजेपी में कोई गुप्त समझौता नहीं है। हमारा कोई भी संबंध एलजेपी से नहीं है। बीजेपी ईमानदारी से काम करती है। बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि हम जो कहते हैं उसे निभाते हैं। हर स्थिति में नीतीश कुमार की ही हमारे नेता रहेंगे और बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया और देश में पीएम नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता कायम है, उसी तरह से बिहार में सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता नीतीश कुमार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच सीमा पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। रक्षा मंत्री ने इस साथ शस्त्र पूजन के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी और जवान मौजूद थे और साथ ही उन्होंने जिस स्थान पर शस्त्र पूजन किया वहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा 2 किलोमीटर से भी कम पर पड़ती है। भारत की सीमा के पास शस्त्र पूजा ऐसे समय पर की गई है जब पूर्वी लद्दाख में हमारा चीन के साथ गतिरोध जारी है। आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। वहीं विजयदशमी और स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समस्त देशवासियों को संबोधित किया, साथ ही विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही चीन की हाल की गतिविधियों को लेकर उन्हें घेरा भी है। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही, ये तो कहा ही जा सकता है, परंतु अपने आर्थिक सामरिक बल के कारण मदांध होकर उसने भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से अतिक्रमण का प्रयास किया है वह संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है। भागवत ने आगे कहा कि भारत का शासन, प्रशासन, सेना और जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय और वीरता का उज्जवल परिचय दिया। इससे चीन को अनपेक्षित धक्का लगा है और इस परिस्थितियों में हमें सजग होकर दृढ़ रहना होगा। मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम शांत हैं और इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्बल हैं। अब चीन को भी इस बात को एहसास तो हो ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद लापरवाह हो जाएंगे और ऐसे खतरों पर नजर बनाए रखनी होगी। वहीं वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुल गए हैं। रविवार सुबह निर्धारित समय से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। दर्शन के लिए 24 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। एक दिन में केवल 500 श्रद्धालु ही अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। भक्तों के लिए मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक है। सिविल जज जूनियर डिवीजन गजेंद्र सिंह ने 15 अक्टूबर को बांके बिहारी मंदिर खोलने के आदेश दिए थे। 17 और 18 अक्टूबर को मंदिर खोलने पर अनियंत्रित हुई भीड़ की वजह से 19 अक्टूबर से मंदिर बंद कर दिया गया था। ये मामला कोर्ट में गया तो 23 अक्टूबर को सिविल जज ने पूर्व के आदेश का पालन करने को कहा। इस पर मंदिर प्रबंधन ने शुक्रवार की रात 25 अक्टूबर से मंदिर खोलने का निर्णय लिया। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बधाई दी है। आपको बता दें कि विजयदशमी के पर्व पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं
देशवासियों को दी हैं। साथ ही अन्याय अहंकार की ताकतें पराजित होती हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है। आपको बता दें, उन्होंने आगे ये भी कहा कि न्याय और सत्य की जीत होती है। साथ ही कहा कि नकारात्मक सोच का विरोध होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विजयदशमी के मौके पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। साथ ही कहा है कि अन्याय अहंकार की ताकतें पराजित होती हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बोला है। साथ ही आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि न्याय और सत्य की जीत होती है। आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में लगातार बड़े बड़े नेताओं की तरफ से ट्वीट करते हुए देशवासियों को बधाई दी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी थी। आगरा में इस बार ऐसे रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं जो कि आपको मास्क पहने दिखाई देंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कोरोना के चलते रावण दहन की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन गली मोहल्लों में पुतले जरूर जलाए जाएंगे और रावण के पुतले पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इनमें बांस और कागज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पुतले बेच रहे एक विक्रेता ने बताया कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे और न ही सामाजिक दूरियों का लोग पालन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि मास्क पहने पुतले रावण के तैयार किए जा रहे हैं। लोग देखें कि रावण भी बचाव के लिए मास्क पहन रहा है और खुद भी कोरोना से बचाव के लिए प्रेरित हो। वजह ये है, सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी, मास्क पहनना जरूरी। मतलब हम जो संदेश देना चाहते हैं रावण के मूर्ति बना के, क्यों मास्क सबको पहनना चाहिए, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए मास्क सबको ही पहनना चाहिए। ये संदेश देना चाहते हैं हम। बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें कि चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 3 दिन में स्पष्टीकरण की यहां पर मांग की गई है और अगर ये स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो मुकदमा दर्ज भी बीजेपी प्रत्याशी पर हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि 23 अक्टूबर तक व्यय लेखा जमा करना था, जो कि नहीं हो पाया, बीजेपी प्रत्याशी ने नहीं किया, जिसको लेकर अब रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। साथ ही 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण की यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से मांग की गई है और अगर स्पष्टीकरण बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से नहीं दिया गया तो इसके ऊपर अब उन पर मुकदमा दर्ज भी हो सकता है और साथ ही संबंधित कार्रवाई भी उनके ऊपर की जा सकती है। कौशाम्बी के दारानगर में कई सालों से रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का आयोजन होता आया है। कौशाम्बी की ये ऐतिहासिक रामलीला पूरी तरह से सजीव रूप से की जाती है, जिसमें भगवान राम और राक्षस के असली पात्र सजीव चित्रण करते हैं। इस रामलीला के 7वें दिन सीताहरण का कार्यक्रम मुस्लिम समाज के सैयदवाड़ा मोहल्ले के पीछे किया जाता है। भगवान राम का रथ जैसे ही मुस्लिम मोहल्ले में आता है तो उनका स्वागत विशेष वर्ग के जरिए बड़े भाव और भव्यता के साथ किया जाता है। मुस्लिम भाइयों के जरिए भगवान राम लक्ष्मण को मिष्ठान पान के बाद पुरोहितों को मुस्लिम युवक फल और जूस भी बांटते हैं। रामलीला में मुस्लिम समाज के लोगों के जरिए भगवान राम के स्वागत की प्रथा समाज में नफरत फैलाने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। भगवान श्री राम और उनकी पूरी सेना का स्वागत सत्कार हमारे मुस्लिम मोहल्ले से जो है होता रहा है, आदिकाल से हमारे पूर्वज करते आए हैं। और ये गंगा यमुनी तहजीब का मरकज़ है दारानगर, जहाँ पे हम भगवान श्री राम की सवारी का और उनकी पूरी सेना का स्वागत सत्कार करते हैं। और इसी तरीके से हमारे दारानगर में हमेशा से श्री राम लीला कमेटी के पंडाल में हमारे जुलूस को, मुहर्रम के जुलूस को बाकायदा करते हुए काफ़ी अरसे से हमारे पूर्वज सिखा के गए हैं। आज भी हम उनके नक्शे कदम में चलते हुए भारत की हिंदू मुस्लिम एकता का एक पहचान के तौर पे हम लोग ये करते आ रहे हैं।
इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज का परिचय अत्याचार और भय का वातावरण हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में हत्या, लूट और बलात्कार का बोलबाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बेतहाशा महंगाई और किसानों की बर्बादी से जिंदगी दूभर हो गई है। आगे कहा कि बीजेपी राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ा, साथ ही पुलिस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो बीजेपी सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव आ रहा है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और साथ ही बीजेपी पर लगातार विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। और ऐसे में अब अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा है। हमलावर यहां पर बीजेपी पर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज का परिचय अत्याचार और भय का वातावरण हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है और ऐसे में लगातार ट्वीट करते हुए विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कई गंभीर यहां पर आरोप सपा सुप्रीमो की तरफ से लगाए गए हैं। मेरठ के टीपी नगर थाना में आज अलग तस्वीर देखने को मिली, जब 12वीं कक्षा की छात्रा ने थानेदार की कुर्सी पर बैठकर लोगों की फरियाद सुनी। थाने में आए फरियादी एक के बाद एक अपनी फरियाद सुनाते गए और छात्रा उनकी समस्याओं का समाधान करती गई। आपको बता दें कि 12वीं की छात्रा का नाम सुंदरी है और वो अपनी सहेलियों के साथ थाना में समाधान दिवस के मौके पर थाने पहुंची थी। छात्रा ने पुलिस की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर पुलिस के काम को अनुभव करने की इच्छा जताई, जिसे थाना प्रभारी ने स्वीकार करते हुए उसे अपनी कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। और थाना प्रभारी ने कहा कि इस पहल से छात्राओं और युवाओं के मन में पुलिस के प्रति जो नकारात्मक सोच है वो दूर होगी। साथ ही ये भी पता चलेगा कि पुलिस कैसे कठिन परिस्थितियों में काम करती है। वहीं छात्रा एक दिन के लिए पुलिसकर्मी बनकर बहुत उत्साहित है। जी, मेरी समस्या बताई मैंने आपको। मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। 5 अपराधी थे, उसमें से एक जेल में, 4 फरार है। ये आती हूँ थाने के चक्कर 2 महीने हो गए मुझे लगाते लगाते सर। हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक को जेल में डाला, 4 की तलाश कर रहे हैं। आती मुझे यही बोले जाता 2 महीने होने वाले मेरे बेटे को। योगी जी और पुलिस पर विश्वास है? जी पूरा विश्वास है। योगी जी पे ज़्यादा हाथ जोड़ के मैं कर रही हूँ। मेरे सिर पे छत नहीं थी, उनके द्वारा थी मेरे सिर पे छत आई है सर। है उन्होंने जो मकान की स्कीम बनाई थी 2.5 लाख वाली, उन्हीं की बदौलत मेरा मकान भी बन रहा है। अब बस ये चाह रही, मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रही, कुछ मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अच्छा, आज नवरात्र एक लड़की ने आपकी समस्या का हाँ जी, ये लक्ष्मी है मेरे लिए, माता रानी आई है इनके रूप में। जो मेरी समस्या आज है आपके द्वारा तो पूरी हिंदुस्तान सुनेगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे बड़े बड़े ज्ञान नहीं है बात करने के, बस मैं इतने हाथ जोड़ के आपसे बोल सकती हूँ सर। जो भी कुछ है बस मैं मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। नहीं, ये सब तो हमारे यहाँ समाधान दिवस तो था ही, और ये बच्चे तो देख के सब लोग थाने में देख के इस टाइप से कुर्सी और ये साफ सफाई वो देख के सब आ गए। तो इन्होंने आग्रह किया, तो मेरे द्वारा जो है इनका आग्रह स्वीकार कर गए। बच्ची पढ़ने वाली बच्ची है क्लास 12 की, तो मैंने कहा ठीक है बैठ के आप समस्या सुनो, जिससे प्रैक्टिकल आपको पता भी चलेगा पुलिस कैसे काम करती है। जी, क्या एक मैसेज अच्छा जाता है? हाँ, इससे बच्चों में पुलिस के प्रति जो है सकारात्मक सोच भी पैदा होगी और इनको ये भी पता चलेगा कि पुलिस काम कैसे करती है, किन परिस्थितियों में रह के क्या निर्णय लिए जाए और क्या काम किया जाता है। इसी बीच बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर ब्यूटी पार्लर की दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि हजारों रुपए का सामान इस हादसे में जलकर खाक हो गया है। साथ ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के सरोज चौराहा का मामला है। आपको बता दें कि भीषण आग में हजारों का सामान जलकर खाक हो गया है। ब्यूटी पार्लर की दुकान में भीषण आग लगी थी, जिस पर अब दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखा जा सकता है कितना दुकान को भी क्षति हुई है। साथ ही हजारों का सामान यहां पर जलकर खाक हो गया है। और आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के सरोज चौराहा का ये मामला है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अनुसूचित जाति के एक युवक के साथ मारपीट करने और जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हट के रहने वाला है। वहीं पीड़ित ने बताया कि दुकानदार जिलानी ने उसे जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया और जब पीड़ित ने इस बात का विरोध किया तो जिलानी के समर्थन में आए मुजम्मिल ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। पीड़ित की पिटाई की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। साथ ही परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी जिलानी और मुजम्मिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नहीं सर, गलत है बिल्कुल। वो तो एक इसके अलावा क्या भी कह सकते हैं, वो ये लोग यही कहेंगे। 22 साल से मेरा परचून का काम है, वो सौदा लेने आया था। किस बात को लेके विवाद हुआ था आपको? वो उधार नगद के ऊपर लेके विवाद हुआ बच्चों में। हाँ, काय की दुकान है, क्या चीज़? किराना। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ थे उस वक्त जब झगड़ा हुआ? सर मैं बारात में गया हुआ था, उसमें क्या नाम है, सियाली में बारात में गया। मेरा बेटा था छोटा, उससे हुआ ये जो भी हुआ। मैं तो आया 9 बजे, 6 बजे का बाकी आया था। अच्छा, शाम का? हाँ, शाम का 6 बजे का बाकी, मैं रात को 9 बजे आया हूँ। तो आपने कोई जाति सूचक शब्द नहीं? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जब ये कितनी पुरानी घटना है, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? आज चौथा दिन गया सर, चौथा दिन है ये। वो गांव प्रधानी का मामला चल रहा है, तो सियासत चल। एक लेडीज़ खड़ी थी दुकान पे, मेरे लड़के ने हॉर्न बजाया कि हट जा मैं ये, तो वो बोला कि तू लेडीज़ के देख के हॉर्न बजा रहा है। उसने दुकान वाले ने मारना शुरू कर दिया मेरे लड़के को, और 8-10 लड़के थे और उसके पास पड़ोस के, उन्होंने भी मारा पीटा, मार के वहाँ पर डाल दिया। उसका मोबाइल भी तोड़ दिया सर। कान में सोने की तुरिया पहनिया था, वो भी खींच ली उन लड़कों ने। वहीं रायबरेली में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसमें 7 साल बाद बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। इतना ही नहीं, दोषी करार देने के साथ साथ उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2014 में 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से बच्ची के न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन अब सरकार के जरिए चलाया जा रहा शक्ति अभियान के तहत कठोर एक्शन यहां पर उठाया गया है, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय तो मिला ही, साथ ही अपराधियों में भी एक कठोर संदेश गया है। नवरात्रि में चलाए जा रहे महिलाओं की सुरक्षा स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत पॉक्सो एक्ट के पुराने मुकदमों में सजा दिलाया जाना भी एक कदम था। इसी क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 241/2014 में, जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी, यहाँ के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मुलजिम जितेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में एक 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ था, जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इस काम में यहाँ के लोक अभियोजक वेदपाल सिंह का भी विशेष योगदान रहा है और मिशन शक्ति के दौरान ये रायबरेली पुलिस की एक बड़ी सफलता। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।